नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। देहरादून से खबर का रुख कर लेते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करेंगे। आज मुलाकात की जाएगी। चमोली में आई आपदा को लेकर बातचीत करेंगे। जलवायु परिवर्तन से हिमालयी क्षेत्रों में आ रहे बदलावों पर चर्चा करेंगे पूर्व सीएम। और आज सुबह बताया जा रहा है कि 10:30 बजे मुलाकात होनी है। तो पूर्व सीएम और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की आज मुलाकात होनी है। चमोली में जो आपदा हुई उसको लेकर चर्चा की जाएगी और फिलहाल हिमालयी क्षेत्रों से जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर भी चर्चा करेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से। 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब दोनों की मुलाकात होगी। और इस मुलाकात में बताया यह जा रहा है कि आपदा को लेकर चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल रेस्क्यू क्योंकि लगातार जारी है। बड़ी आपदा उत्तराखंड में आई हुई है और इसी को लेकर चर्चा करेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। जलवायु में जिस तरीके से परिवर्तन आ रहा है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि पहले से ही 2 एक्सपर्ट की टीम को भेजा गया था जांच के लिए कि आखिर इतनी बड़ी आपदा जो आई थी उसका कारण क्या रहा। अब ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करेंगे। चमोली में आई आपदा को लेकर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। तो ये मुलाकात, ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारणों को लेकर चर्चा की जाएगी। कैसे उत्तराखंड जिस तरीके से आपदा की मार झेल रहा है उसको कैसे उससे निपटा जाए उसको लेकर चर्चा की जाएगी। अंकित काला आगे की जानकारी देंगे। अंकित, मुलाकात कितने बजे की बताई जा रही है और मुलाकात में क्या कुछ रहने वाला है? दीपिका, आज सुबह 10:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करेंगे और जो चमोली में त्रासदी आई है जी उससे किस तरीके से निपटा जाए और कैसे रेस्क्यू अभियान में और तेजी लाई जाए इस पर भी चर्चा की जाएगी। और विशेषकर जो जिस तरीके से जो हमारे पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं और उससे काफी दुष्प्रभाव हिमालय राज्यों पर पड़ रहा है। और ये जो चमोली की आपदा है दीपिका, ये भी संभवतः उसी का ही परिणाम है, क्योंकि इसमें ग्लेशियर फटने की वजह से ये आपदा आई है। तो इस पर भी विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। तो आज सुबह 10:30 बजे हरीश रावत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करेंगे और इस बाबत विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। अंकित, इसके अलावा हमने देखा था क्योंकि 2 एक्सपर्ट की टीमों को भेजा गया था वहां पर कारणों का पता लगाने के लिए। क्या एक्सपर्ट जो पहुंचे थे वहां पर उन्होंने जांच की है? क्या बात निकलकर सामने आई? क्या रिपोर्ट सौंपी है क्या उन्होंने? देखिए, वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जो आई है वो दीपिका, उसके मुताबिक जो वहां पर कुछ दिनों पहले जो एक झील बनी थी और उसके बाद फिर वो अचानक से फट गई थी, तो इस वजह से जो त्रासदी है वो देखने को मिली है हाल फिलहाल की। और जो उन्होंने सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाई है और खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बाबत जानकारी दी थी। अभी विस्तृत रूप से और भी इस पर परीक्षण किया जा रहा है, सरकार का ये कहना है। लेकिन अभी सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि जो टनल में फंसे हुए लोग हैं, करीबन 35 से 37 लोग हैं, उनको सुरक्षित जो उनको बाहर निकाला जाए। अब उसमें टनल की सफाई में परेशानी ये हो रही है कि जो जिस तरीके से सफाई हो रही है उसके साथ साथ जो है दोबारा से जो गाद है वो और भी आ रही है, तो उस वजह से दिक्कतें काफी हो रही है। और आप देख रहे हैं कि रविवार से ये त्रासदी आई थी और उसके बाद आज हम शुक्रवार के दिन खड़े हैं और अभी तक भी हमें जो टनल है उसकी सफाई नहीं कर पाए हैं। तो इसकी वजह से लोगों का जो सब्र का बांध है वो भी टूट रहा है। लेकिन सरकार का दावा यह है कि वो पूरी ताकत के साथ इस रेस्क्यू अभियान को चला रही है और कोशिश यही कर रही है कि जो लापता लोग हैं उनकी तलाश जो है जल्द से जल्द की जाए। और इसीलिए आज पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात ही होने वाली है। आपदा को लेकर इस मुलाकात में चर्चा की जाएगी। अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट ली जाएगी। और खबर देहरादून से है। गैरसैंण में होगा विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल ने बजट सत्र आहूत करने की अनुमति दी है। 1 मार्च से 10 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। 1 मार्च को सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। तो गैरसैंण में बजट सत्र होगा और इसको लेकर राज्यपाल ने अनुमति भी दे दी है। तो बजट सत्र की तैयारी पूरी। गैरसैंण में इस बार बजट सत्र होगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया इस बार। और अब ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है और ये निर्धारित भी है कि बजट सत्र इस बार गैरसैंण में होगा। 1 मार्च से 10 मार्च तक बताया जा रहा है कि बजट सत्र चलेगा और सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। अंकित काला लगातार हमारे साथ बने हुए। अंकित, गैरसैंण में बजट सत्र होने वाला है और क्या जानकारी?
देखिए, उत्तराखंड जो राज्य की त्रिवेंद्र सरकार है उसके कार्यकाल का ये अंतिम बजट सत्र होगा दीपिका। और सरकार ने निर्णय लिया था कि जो हमारी उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, और यहाँ पर सरकार बजट सत्र आउट करने जा रही है। कैबिनेट ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी। उसके बाद ये प्रस्ताव राजभवन को भेजा गया था और कल राजभवन ने अपनी इसको जो हरी झंडी है वो दिखा दी है। इसके बाद जो सरकार ने सत्र के जो कार्यक्रम प्रस्तावित किए हैं उसके मुताबिक 1 से 10 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। 4 मार्च को उत्तराखंड राज्य का जो बजट है वो सदन में पेश किया जाएगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद उस पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर जो उत्तराखंड राज्य का बजट रखा जाएगा। और बजट में क्या कुछ प्रावधान होंगे इस पर सरकार अभी फिलहाल मंथन कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर के राज्यपाल ने अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है। और अब ये फाइनल हो चुका है कि जो इस बार का बजट सत्र है, जो कि उत्तराखंड सरकार का अंतिम जो इस साल के कार्यकाल का जो अंतिम बजट सत्र है वो गैरसैंण में आउट होने जा रहा है। सुबह 11 बजे 1 मार्च को सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अंकित, इसके अलावा अगर देखा जाए, क्योंकि इस बार का बजट सत्र कैसा रहने वाला है, क्योंकि जो मांगे उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से की थी वो ज्यादा तौर पर पूरी नहीं हुई है, और लेकिन ये बजट जो है 2022 पे असर जरूर डालेगा। बिल्कुल दीपिका, आपने सही बात कही, क्योंकि हम चुनावी वर्ष में हैं और सरकार चाहती है कि जो उत्तराखंड का जनमानस है वो उसको कहीं ना कहीं लोक लुभावन जो घोषणाएं हैं उससे कहीं ना कहीं प्रभावित किया जाए। अब ऐसे में क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि केंद्र से भी सरकार ने करीब 15 मांगे जो है वो रखी थी, जिसमें ग्रीन बोनस था, अन्य चीजें थी, लेकिन उन मांगों में से एक भी मांगे पूरी नहीं हो पाई। तो अब सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है। और जब चूंकि निश्चित रूप से जब बजट की कमी होगी तो सरकार उस खुले हाथ से जनता को सौगातें नहीं दे पाएगी, लेकिन सरकार की हाल फिलहाल कोशिश ये होगी जो राज्य का बजट है उससे हम कितना अधिक से अधिक लोगों को खुश कर सकें। और चूंकि ये बजट सत्र दीपिका गैरसैंण में हो रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि विशेष रूप से जो पहाड़ी हमारे जो क्षेत्र हैं वहां पर विशेष रूप से सरकार कहीं ना कहीं बजट में ध्यान देगी। वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है, जो बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है, तो इन सब चीजों को दूर करने में भी सरकार बजट में विशेष रूप से ध्यान देगी। और चूंकि ये चमोली की जो आपदा आई है दीपिका, इस पर भी हमें लगता है कि राज्य सरकार पूरा फोकस करेगी कि कहीं ना कहीं जो इस तरीके से जलवायु परिवर्तन जो आ रहा है इसके शोध के लिए, इसके अध्ययन के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार कुछ निर्णय ले सकते हैं, ताकि भविष्य में इस तरीके की जो प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में आती रहती हैं, ये इन आपदाओं पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, सरकार लोगों को खुश करने की तो कोशिश बहुत करेगी, लेकिन कितना खुश और संतुष्ट कर पाती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अंकित काला इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आज लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली चारधाम परियोजना के कुछ पैकेज पर्यावरण और अन्य कारणों से अदालत में लंबित है, और इस मामले में रक्षा मंत्रालय ने हलफनामा दायर किया है और आशा यह है कि 1 साल के अंदर चारधाम परियोजना पूरी हो जाएगी। लोकसभा में तीरथ सिंह रावत के पूरक प्रश्न के उत्तर में गडकरी ने कहा कि चारधाम परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो ऋषिकेश को गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ से जोड़ेगी। और 40 प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम शुरू है। ये 4 धाम प्रोजेक्ट यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को ऑल सीजन यानी साल भर हम कभी भी जा सकते हैं। अभी फिलहाल हम 6 महीने जा सकते हैं। तो इसके बारे में भारत सरकार ने ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लिया है। आदरणीय मोदी जी ने इसका भूमि पूजन करके शुरुआत भी की है और ये टोटल प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ का है। इसमें से 53 प्रोजेक्ट्स टोटल आते हैं, 53 पैकेजेस है प्रोजेक्ट्स में, 53 पैकेजेस है। उसमें से 13 पैकेजेस जो थे वो अंडर प्रोसेस है और 40 प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम शुरू है। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी लंबे समय से देखी जा रही है, और वहीं जब महाराष्ट्र के राज्यपाल
महाराष्ट्र से देहरादून रवाना हो रहे थे तो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से चार्टर प्लेन की मांग की थी, लेकिन चार्टर प्लेन ना मिलने से उन्हें प्राइवेट हवाई जहाज से उत्तराखंड आना पड़ा। ऐसे में उत्तराखंड सरकार और महाराष्ट्र के राज्यपाल के बीच इस तनातनी को साफ तौर पर देखा जा सकता है। काफी इंतजार करने के बाद प्राइवेट प्लेन से सफर करना पड़ा। देहरादून पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने कुछ भी साफ कहने से इनकार कर दिया और उन्होंने इतना जरूर कहा कि एक हवाई जहाज नहीं मिला तो क्या हुआ, दूसरे हवाई जहाज से आ गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बताया कि चार्टर प्लेन के लिए इस बाबत बातचीत की गई थी कि मसूरी स्थित LBS एकेडमी कार्यक्रम में जाना है, लेकिन उन्हें यह कहकर चार्टर प्लेन नहीं दिया गया कि उनका ये निजी दौरा है। अब कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में 48 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 96,673 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। तो राज्य में आज 77 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं और राज्य में अब तक 92,950 संक्रमित मरीज हालांकि ठीक हो गए हैं। फिलहाल कोरोना के कुल एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 669 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं और राज्य में आज 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 1,676 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। तो उत्तराखंड में आपको कोरोना का अपडेट दे रहे हैं। तो राज्य में अब तक 96,673 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। देवभूमि में एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आज दोपहर तपोवन टनल में पानी भरने से रेस्क्यू को रोकना पड़ा, लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। इसके अलावा रैडी गांव श्रीनगर डैम में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गांव के प्रधान और ग्रामीणों की निशानदेही पर टीमों को भेजा जा रहा है और अभी तक 35 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बाकी लोगों की तलाश लगातार जारी है। उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी को आए सैलाब के रास्ते में जो आया वो तबाह हो गया। अब तक 35 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 204 लोग लापता बताए जा रहे हैं। देवभूमि में एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दोपहर तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। दरअसल टनल से पानी निकलने लगा, जिसके बाद आनन फानन में रेस्क्यू टीम और मशीनों को बाहर निकाला गया। बैरिकेड्स लगाकर सभी कर्मचारियों को टनल से दूर किया गया। अलकनंदा नदी में अचानक बहाव तेज हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन रोके जाने पर SDRF ने कहा कि अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी और टनल का लेवल एक हो गया है। इस वजह से नदी से भी पानी आ रहा है और टनल से भी। जब भी कीचड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं तब नदी के जरिए टनल में कीचड़ आ जाता है। हमने और भी डिफरेंट एरिया में काम करना शुरू कर दिया ताकि इसका टनल का खत्म करने साथ साथ बाकी एरिया में भी हमारा प्रोग्रेस होना शुरू हो जाए। चमोली जिले के ऋषिगंगा में जलस्तर बढ़ जाने से चल रहे बचाव कार्य को रोक दिया गया। रैनी गांव के पास अलर्ट जारी किया गया। चमोली पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं, अलर्ट रहें। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन रुकने से पहले उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने तपोवन में राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। लेकिन हम लोग उस दिन से लेके आज तक लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, पूछताछ कर रहे हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं, बद्री विशाल जी से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी हुआ ये तो एक प्राकृतिक आपदा थी, किसी की नहीं है ये, पर जो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं वो कैसे जल्दी से जल्दी बाहर आए। चमोली आपदा पर पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये मात्र उत्तराखंड के लिए संकेत नहीं है, बल्कि पूरे देश का सवाल है। हम प्रकृति के विज्ञान को ना मानते हैं, ना समझते हैं। ये प्रकृति को ना समझने की भूल है। सवाल सरकारों से है कि केदारनाथ और इस घटना के बाद हमने क्या सबक लिया। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। हम साइंस ऑफ नेचर को नहीं मानते और न समझते हैं, तो प्रकृति को न समझने की ये भूल है। और दुर्भाग्य और दुख ये है
कि दूसरों को रोशन करने के लिए अपने घरों को अंधेरे नहीं किए जाते। और मुझे लगता है कि बांधों की अब और बैराज की यही परिभाषा ज़्यादा दिखाई देती है कि हम खुद अंधेरों में हो जाते हैं। जाहिर तौर पर चमोली आपदा के बाद सवाल उठना लाजमी है, लेकिन आपदा के बाद बाबा केदार की भी कृपा बरसी है। तपोवन टनल के पास पानी से रोका गया बचाव कार्य फिर से शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और देखिए, चमोली में आई आपदा को कई दिन बीत चुके हैं, जिसमें अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा क्षेत्र तपोवन में टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन हटाया गया मलबा दोबारा वापस उसी जगह पर आ रहा है। मुख्य सचिव का कहना है कि ड्रिल के जरिए भी फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आगे मुख्य सचिव ने कहा कि आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकार 6-6 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है और साथ ही अज्ञात शवों की शिनाख्त के लिए अब शवों को 96 घंटे तक मोर्चरी में रखा जाएगा, जिससे उनकी शिनाख्त हो सके। तो आपको पता ही है, इनको 4 लाख प्लस 2 लाख इसके ऑपरेशन चल रहा है। और इसमें दिक्कत ये हो रही है कि दोबारा मलबा आ जा रहा है मेन टनल में। काफ़ी दूर तक पहुँचे थे, लेकिन मलबा दोबारा आ जा रहा है। दूसरा उसमें अब हार्ड रॉक्स भी आ रहे हैं। मलबा भी है, हार्ड रॉक्स भी है। तो हार्ड रॉक्स को निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसमें एनटीपीसी की टीम भी लगी हुई है, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं और इसमें ड्रोन से भी देखा जा रहा है। तो भी ये चलता रहेगा। मृत का तो आपको पता ही है, इनको 4 लाख प्लस 2 लाख, 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख रुपये इनको दिए जाते हैं। और एनटीपीसी ने जो पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अलग से धनराशि अनाउंस की है, जो पावर मिनिस्ट्री देगी वो अलग होगी। चमोली हादसे में लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं और ऐसे में कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, आईटीबीपी क्या कर रही है मुझे ये भी नहीं पता। भले ही घटना स्थल पर कमिश्नर साहब खुद मौजूद हैं, पर कमिश्नर साहब ने जानकारी देने का जिम्मा राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। कमिश्नर साहब ने कहा कि इसकी जानकारी राज्य सरकार से लीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। जब पत्रकारों ने जोर बनाया तो कमिश्नर साहब ने कह दिया कि अभी कोई तथ्यात्मक जानकारी मेरे पास नहीं है और इसलिए मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। आईटीबीपी वहाँ पे ये जो एक दल है वहाँ पर वो गया है, तो उसके जो एग्जैक्ट डिटेल्स है हमें नहीं मालूम है। देखिए वहाँ पर अभी क्योंकि ऊपर जो टेरेन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बताया जा रहा है कि वहाँ पे लूज सॉइल है, वहाँ पे बहुत लूज रॉक्स है और जो पूरा टेरेन है वो बड़ा अनस्टेबल हो गया है, तो उसको सेटल होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए अभी इस समय ये कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है कि वहाँ पर कोई झील बनी है या क्या उसका स्वरूप है। ये इस तरह से अभी जब तक पूरा प्रॉपर डेटा या कोई प्रॉपर उसमें जो जियोलॉजिस्ट है, अगर वो जब तक उसको पूरा प्रॉपरली स्टडी करके हमें ठीक इन्फॉर्मेशन ना बताए, उस तरह से हम ऑथेंटिक तरीके से बता नहीं। और खबर चमोली से है। तपोवन टनल के अंदर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहली टनल से दूसरी टनल में ड्रिलिंग की जा रही है। तपोवन टनल के अंदर पहुंचने का रास्ता बनाया जा रहा है। अब ड्रिलिंग कर दूसरी टनल तक पहुंचने का रास्ता बनाया जा रहा है। 167 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें कि सेना और आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ की टीम पहली टनल से सेफ्टी टनल में ड्रिलिंग कर नए तरीके से रेस्क्यू को अंजाम देने की कवायद शुरू कर चुकी है। टनल के अंदर अब ड्रिल की जा रही है, जिससे जल्द से जल्द तपोवन टनल के अंदर फंसी हुई 30 से 35 लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। चमोली जिले के तपोवन में आई आपदा में लापता लोगों के शवों की लगातार खोजबीन की जा रही है। पुलिस और एसएसबी की टीम ने गलनाव के पास 2 शव भी बरामद किए हैं। वहीं दूसरी ओर नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे एसडीआरएफ की टीम ने नदी किनारे रेत के दलहन से एक डेड बॉडी बरामद की है। तपोवन में आई आपदा में लापता कुल 204 लोगों में से 37 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 167 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।
और वही भारतीय वायुसेना चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार जोशीमठ और नीति घाटी में रेस्क्यू का जरूरी सामान तेजी से पहुंचा रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार जोशीमठ में चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा मदद ली जा रही है, जहां बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा यहां सामान पहुंचाया जा रहा है और मशीनें पहुंचाई जा रही हैं। बता दें कि 96 घंटे होने को है, काफी समय हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन अभी तक तपोवन टनल का काम खत्म नहीं हो पाया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। वहीं उत्तराखंड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें आईटीबीपी, भारतीय सेना, वायुसेना ने भी और एनडीआरएफ, हर कोई जी जान से जुटा हुआ है। वहीं वायुसेना द्वारा लगातार चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा जोशीमठ सेना के हेलीपैड में रेस्ट संबंधित सामान पहुंचाया जा रहा है। वहीं यहां से आगे भारत चीन सीमा पर भी चिनूक के द्वारा जरूरी सामान पहुंचाने का काम लगातार जारी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, सामान पहुंचाया जा रहा है और लगातार टनल से लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। और अब खबर देहरादून से है, जहां आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ये प्राकृतिक आपदा थी, इसके बारे में सटीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि घटना क्यों हुई। बंशीधर भगत ने आगे कहा कि आपदा से 2 विद्युत परियोजनाएं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। आपदा के बाद से ही बिना समय गंवाए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा स्थल जाकर बचाव और राहत कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। आपदा पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार ने हर संभव कोशिश की है और कोशिश की भी जा रही है और राज्य सरकार को केंद्र से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। देखिए, आपदा स्थल पे गए थे, एक तो घटना घटनी थी, वो घट गई। कैसे घटी अपने समझ से परे हो रहा है, क्योंकि ऊपर कोई ताल तो था नहीं, डाम तो था नहीं। फिर कैसे हुआ समझ नहीं आई बात, लेकिन हुआ। 2 बड़ी विद्युत परियोजना वहाँ पर थी, एक ऋषि गंगा थी, एक हमारे गवर्नमेंट की थी, वो बड़ी थी। दोनों में ऋषि गंगा तो बिल्कुल साफ हो गई है, इसमें अभी काम करा जा सकता है, ऐसा स्थिति है। अब इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी गुफा के अंदर, टनल के अंदर फंस गए या बह गए, तो टनल को साफ किया जा रहा है और विद्युत गति से साफ किया जा रहा है। घटना घटी ज़रूर है, लेकिन उसी तेज़ी से उस पर काम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही सुना होगा, तुरंत ही कुछ देर बाद वो वहाँ पहुँच गए और 2 राउंड वहाँ होके आए हैं, वहाँ रात कैंप किया है। तो उनके इस करने से काफ़ी इलाके में चर्चा भी है, सराहना भी हुई है और उससे काम को गति भी मिली है। मैं भी स्वयं वहाँ होके आया हूँ और मैंने देखा कि काम में बड़ी मुस्तैदी से काम कर सकते। सरकार जो कुछ कर सकती है वो सब किया है और माननीय गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी चिंता व्यक्त की है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की, मुझे भी उन्होंने फ़ोन किया कि वहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं उन सबको लगाओ उधर सेवा कार्य में। तो सभी लोग लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगी हुई है। मैं समझता हूँ 1-2 दिन में सब पिक्चर साफ हो जाएगी। और चमोली जिले में हुई ग्लेशियर टूटने की घटना के मद्देनजर शोधकर्ताओं ने भी घटना पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी है। घटना के कारणों का पता लगाने में जुटे शोधकर्ता इस त्रासदी पर चिंतित हैं और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए बारीकी से मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें कि चमोली जिले में हुए जल प्रलय के बाद से ग्लेशियर पर शोध करने वाले वैज्ञानिक भी परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल देश की नामचीन संस्थान IIT रुड़की के वैज्ञानिकों का कहना है कि 2013 में केदारनाथ में हुई त्रासदी और चमोली जिले में आई आपदा में काफी अंतर है। वहीं IIT के वैज्ञानिक अजंता गोस्वामी का कहना है कि ग्लेशियरोलॉजी कम्युनिटी का ये मानना है कि ग्लेशियरों के शोध के लिए इंस्टीट्यूट का खुलना बहुत जरूरी है, जिससे समय समय पर पूरे हिमालय की मॉनिटरिंग की जा सके। पॉइंट जो है यही ग्लेशियर लेक आउटवर्ड फ्लड या फिर किसी भी झील का टूटना। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप www.hindikhabar.com पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।